50,000 थे, आज 11,000 बढ़ गए। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, बधाई, आपकी वजह से ऐसा हुआ। थैंक यू आपको। बधाई सर, बधाई। नमस्कार सर। नमस्ते जगराज जी। आप में से कितने लोग जानते हो दोस्तों, जब सेल टूटती है तो सेल का रिजनरेशन होता है, नर्व सेल टूटती है तो नर्व सेल का जनरेशन क्यों नहीं होता? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ हाँ कितने लोग जानते हैं दोस्तों? ना ना बराबर से। हाँ हाँ अरे मूर्ख, सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बंद करो माइक, उनका बंद करने को बोलो। क्या चल रहा है उनका? सर उनको सब काम करने को नहीं दे रहे हो। वो जब अपन ये करते हैं ना सेमिनार, वही प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम आती है। माइक बंद कर दो, रिक्वेस्ट है सबको, माइक बंद करो प्लीज। अपना माइक बंद कर दो। कुछ सीखने का है तो सीखो, माइक बंद कर दो आपका, नहीं तो आप ही लेक्चर ले लो। माइक चालू करके और कहीं चले गए। सर नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे इनको, कम से एक बार ना रिमूव कर दो, फिर अपने आप करेंगे। हेलो सर जी, प्रेगनेंसी में जो लाइकर कम होता है, A5 जब कम हो जाता है तो उसके लिए क्या मेडिसिन कर सकते हैं? L2C11, L2C11 डाइल्यूशन सर। हेलो सर जी, डाइल्यूशन। अरे मैडम ग्लोब्यूल्स में देना है। ओके सर, ठीक है। नमस्ते सर। C1 का 1000 अगर साथ में देते तो लिक्वर कम ही नहीं होता कभी। लेकिन L2C11 हम D4 में देंगे, मतलब बिल्कुल, ज्यादा आप बोलना है उसके लिए। L2C11 D3 या D4 में दे दीजिए आप। मैंने एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आप लोग नहीं बता पाए। मैंने आप लोगों से पूछा कि जब बॉडी में सेल डिस्ट्रीब्यूट होती है या सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो सेल रीजनरेट हो जाती है, नर्व क्यों नहीं रीजनरेट होती है? नोबडी कैन आंसर इट। दोस्तों बहुत सिंपल सा है। जब आप सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस का लेवल देखते हो तब कहां पर आपको नजर आता है? क्या चीज डिवाइड करता है उसको? कौन सा पोर्शन डिवाइड करता है? आप लोगों को पता है दोस्तों, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता दोस्तों, याद रखिएगा, अपने दिमाग में फिट करके चलेगा। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता न्यूरॉन में, इसीलिए नर्व कभी भी रीजनरेट नहीं होती, नर्व में डिवीजन नहीं होता। और जब नर्व में डिवीजन नहीं होता तो न्यूरॉन दोस्तों वहां पर डेवलप नहीं होता है, याद रखिएगा आप। हमारा सेकंड डे दोस्तों, नाउ वी आर स्टार्टेड। हमारी आज फर्स्ट चीज है दोस्तों ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म की काफी डिमांड थी, शायद मुझे लगता है कि बड़े बड़े फिजिशियन हमारे बड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन जब हमको पता ही नहीं है हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हमको पता चलेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, तब हम लोगों को डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक रेशियो समझ में आता है कि हम कितना परसेंटेज वहां पर उसको कवर कर सकते हैं दोस्तों।
तो जो ऑटिज्म होता है दोस्तों, टिपिकली एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। यानी न्यूरॉन, आपका न्यूरॉन किस टाइप से वहां पर बिहेवियर करता है दोस्तों। तो ऑटिज्म एक कॉम्प्लेक्स मतलब कई वहां पर फैक्टर होते हैं जो एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑटिज्म एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियर कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें सोशल इंटरेक्शन है, यानी जो आसपास का जो वातावरण होता है उसमें सोशल इंटरेक्शन में दोस्तों वहां पर इंपेयरमेंट और डेवलपमेंटल लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन स्किल के साथ में रिजिड रिपीटेटिव बिहेवियर शामिल हो जाता है दोस्तों। यानी वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उनमें डेफिनेटली दोस्तों कमी देखी जाती है। वहां पर जो वो व्यक्ति है, जो बच्चा होता है, एक ही जैसा व्यवहार रिपीटेडली करता है दोस्तों। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में और एक उस बच्चे में दोस्तों डिफरेंस हमको नजर आ जाता है। जब सिम्टम्स की रेंज के आधार पर इस कंडीशन को जब हम वहां पर दोस्तों ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में जब डेवलप करते हैं दोस्तों, तो कोई भी डिसऑर्डर डेवलप होगा तो कई चीजें एक साथ वहां पर यूनिटी के रूप में हमारे सामने आएगा दोस्तों, यानी कॉम्प्लेक्स फैक्टर के रूप में हमारे सामने टिपिकल देखने को मिलता है दोस्तों। जब इसमें लार्ज स्पेक्ट्रम के सिम्टम्स हमको टिपिकली देखते हैं दोस्तों, तो स्किल्स और इंपेयरमेंट के लेवल वहां पर हमको देखना पड़ता है कि इस बच्चे में वहां पर जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है तो वहां पर उसकी डेवलपमेंट की स्किल में कितना इंपेयरमेंट है दोस्तों। तो ASD में सीवियरिटी की रेंज से वो हैंडीकैप होता है दोस्तों, जिससे उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है दोस्तों वो लिमिटेड हो जाती है, यानी वो किसी के ऊपर निर्भर हो जाता है, वो स्वयं कोई काम नहीं करता दोस्तों। इसीलिए जिसमें तकलीफदायक जितनी भी डिसेबिलिटीज होती है दोस्तों डेवलप हो जाती है, और एक माँ बाप के लिए मोरल के साथ साथ मेंटल के साथ साथ दोस्तों फिजिकली भी बहुत बड़ा बर्डन डेवलप हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जिसकी इंस्टीट्यूशनल या केयर की बात करें दोस्तों, तो वहां पर उसको स्पेशली इंस्टीट्यूशनल केयर की जरूरत होती है दोस्तों, एक स्पेसिफिक केयर की जरूरत होती है। इसीलिए दोस्तों ऐसे चिल्ड्रन जिसमें ऑटिज्म होता है दोस्तों, उनमें कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। हम उसकी बात समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो माँ बाप होते हैं रात दिन उसके पास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं दोस्तों, वही उसकी स्किल को समझते हैं कि हमारी डिमांड क्या कर रहा है दोस्तों। तो जिनमें ऑटिज्म डेवलप होता है दोस्तों, उनमें ट्रबल जो होती है उसमें समझने की अन्य पीपल क्या सोच है समझ रहे हैं दोस्तों, वो ना तो थिंक करता है ना फील करता है दोस्तों। इसीलिए इस कारण से दोस्तों उनके लिए बहुत ही हार्ड या डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों कि वह स्वयं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या तो वर्ड्स में या थॉट्स में या गेस्चर्स में या फेशियल एक्सप्रेशन में या टच के माध्यम से दोस्तों टिपिकली वहां पर वो किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उसको क्या हो रहा है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है दोस्तों। अगर हम उससे गुस्सा करेंगे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि गुस्सा करना उसका कोई हल नहीं है, कोई उसका वहां पर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले फैमिली मेंबर को, जितने उसके आसपास के अटेंडर होते हैं दोस्तों, जो उसके आसपास के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, उनको टिपिकली हम लोग इंडिकेट करते हैं कि कृपया करके आप इसको किसी प्रकार से इसको हेजिटेट न करें, उसको इरिटेट न करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐसा डेवलपमेंटल डिफेक्ट के साथ है। इसीलिए वहां पर हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखना पड़ती है दोस्तों। कोई चाइल्ड जब कभी भी SD के साथ होता है दोस्तों बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रबल होती है, कभी कभी प्राय दोस्तों बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, साउंड टच स्मेल साइड, जो कि अन्य की तरह नॉर्मल होने के द्वारा दोस्तों दूसरे के समान ही होते हैं, लेकिन वहां पर जो मेमोरी जो पोर्शन होता है दोस्तों, जो ब्रेन का पोर्शन होता है, वहां पर किसी न किसी प्रकार का डिफॉल्ट डेवलप होता है। इसीलिए दोस्तों जो इस प्रकार का चिल्ड्रन होता है जिसमें ऑटिज्म होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के ऑटिस्टिक जो होता है दोस्तों, वो रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट जैसे कि रॉकिंग, पैसिंग, हैंड फ्लैपिंग होता है, लगातार करता रहता है दोस्तों। ये टिपिकल टाइप के सिम्टम्स लगातार जनरेट करता रहता है। इसीलिए दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये पीपल के प्रति अनयूजुअल रिस्पॉन्स के रूप में हमारे सामने आता है। और जब ऑब्जेक्ट के प्रति जब उसका अटैचमेंट होता है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी टीवी या किसी भी के प्रति जब वहां पर दोस्तों स्पेशली अटैचमेंट होता है, तो इसकी रूटीन में चेंजेस का रेजिस्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कॉज करता है, यानी ये किसी को भी इंजूर कर सकता है दोस्तों, किसी के लिए भी एग्रेसिव नेचर को वहां पर प्रमोट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इस समय पर
वो पीपल को नोटिस ही नहीं कर पाता, किसी को भी हमारे सामने के लेवल पर नोटिस नहीं कर पाता दोस्तों। साथ ही साथ पास के जितने भी ऑब्जेक्ट के आसपास की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको भी नोटिस नहीं कर पाता, उसमें मेमोरी सेंस नहीं होता, उसके बहुत सारे ब्रॉडबैंड एरियाज कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं दोस्तों। और डेफिनेटली इस प्रकार के जो कंडीशन होती है वहां पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों। यानी कुछ अन्य चिल्ड्रन जो ऑटिज्म के साथ होते हैं दोस्तों, उनमें भी सीजर्स डेवलप होता है। यानी कुछ केसेस में ये सीजर तब तक उत्पन्न नहीं होता जबकि वो एडोलसेंस नहीं हो जाता, यानी वो जब तक एक एडल्ट रूप में डेवलपमेंट होने के कगार पर नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक वहां पर ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोगों में ऑटिज्म ज्ञान के हिसाब से दोस्तों एक डिग्री में इंपेयर्ड होता है, यानी ज्ञान तो नॉर्मल है लेकिन एक डिग्री में इंपेयर्ड हो जाएगा, इसके कारण उसके ज्यादा ज्ञान का इंप्रूवमेंट या इंपेयरमेंट होते हुए वहां पर देखा जाता है दोस्तों। यानी यहां पर जब इस प्रकार के सारे कैरेक्टर डेवलप होते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली हम देखेंगे इसके कारण ज्यादा ज्ञान तो है लेकिन उसमें भी इंपेयरमेंट हो जाता है दोस्तों, जो कि प्राय हर प्रकार के डेवलपमेंट में प्राय डिले हो जाता है, डिले डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति में दोस्तों अनइवन स्किल डेवलपमेंट हो जाता है दोस्तों। और जब अनइवन स्किल डेवलपमेंट होगा तो आपको कुछ चीजें उसकी बहुत अच्छी लगेगी और कुछ चीजों में डिफॉल्ट नजर आएगा दोस्तों। और यही चीज हमें इंडिकेट करता है कि दिस इज अ केस ऑफ ऑटिज्म, RASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसीलिए दोस्तों इसके कुछ एरियाज में जब आप बच्चे का एग्जामिनेशन करोगे, एडोलसेंस के लेवल पर आया, उसका आप जब एग्जामिनेशन करोगे दोस्तों, तो जो उसके कुछ एरियाज में आपको प्रॉब्लम दिखेगी, स्पेशली एबिलिटी के लेवल पर दोस्तों, तो जो कम्युनिकेट करने की और अन्य से रिलेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, वो सबसे स्ट्रांग प्रॉब्लम होती है। किंतु इनमें अनयूजुअली डेवलपमेंट स्किल अन्य एरिया में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे कि ड्रॉइंग, क्रिएटिंग म्यूजिक, वहां पर वो म्यूजिक को क्रिएट करने की कोशिश करेगा दोस्तों, वहां पर सॉल्विंग मैथ्स, बड़ी आसानी से मैथ को सॉल्व कर लेगा। वहां पर जितने भी प्रॉब्लम से आप मेमोराइजिंग जो फैक्ट होता है दोस्तों, वहां पर टिपिकली देखने को मिलता है। इस रीजन के कारण जितनी भी हायर टेस्ट करते हैं दोस्तों, वहां पर एवरेज में या अबव एवरेज में दोस्तों रेंज या नॉर्मल, या अगर आप देखोगे दोस्तों नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के लेवल पर, वहां पर वो कंडीशन फेलियर की कंडीशन में आती है दोस्तों। इसीलिए ASD या ऑटिज्म का जब टिपिकल लेवल डेवलप होता है दोस्तों, ये बहुत क्रिटिकल होता है और उस बच्चे के लेवल पर डेवलपमेंटल डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। इसीलिए दोस्तों जब ऑटिज्म के सिम्टम टिपिकली लाइफ के फर्स्ट 3 ईयर के दौरान, जब वो पहले 3 साल का बच्चा होता है दोस्तों, उस दौरान बहुत क्रिटिकल कंडीशन में देखने को मिलता है। कुछ चिल्ड्रन में सिम्टम बर्थ के समय से ही दोस्तों शाइन को शो करना शुरू कर देता है। अन्य बच्चों में नॉर्मली पहले डेवलप होता है, जब वो सोता है दोस्तों तब अचानक सिम्टम धीरे धीरे करके वहां पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये 18 से 36 मंथ का होता है दोस्तों, 18 to 36 मंथ, देन वहां पर दोस्तों ये टिपिकली रिकॉग्नाइज हो जाता है कि इट इज अ केस ऑफ ASD। इसीलिए दोस्तों जब इस प्रकार का कोई केस हमारे पास आता है और जब कुछ लोगों में सिम्टम नहीं मिलते, अर्थात उनमें कम्युनिकेटिंग डिसऑर्डर दोस्तों शोड नहीं होता, नहीं मिलता हमको देखने को, तब भी दोस्तों जब तक कि इन्वायरमेंट में अपनी कैपेबिलिटी को शो करने का उसकी जो डिमांड होती है दोस्तों वो नहीं होती है, यानी वो अपने आप को शो अप ही नहीं करता है, बच्चे के रूप में खेलता नहीं है दोस्तों। तो ऑटिज्म गर्ल्स की तुलना में दोस्तों ये कैरेक्टर बॉयज में बहुत ज्यादा 4 टाइम्स मोर कॉमन होता है दोस्तों। एक गर्ल्स की तुलना में बॉयज में 4 टाइम्स ज्यादा कॉमन होता है दोस्तों। और इसमें जो अगर आप नंबर देखोगे रेशियल, इथनिक या सोशल बाउंड्रीज होती है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी फैमिली की इनकम, लाइफस्टाइल या एजुकेशनल लेवल चाइल्ड के ऑटिस्टिक के चांसेस को दोस्तों प्रभावित नहीं करता। याद रखिएगा, वो कितना अमीर है, वो कितना गरीब है, इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों। ये टिपिकली जीन्स के लेवल में कोई डिफॉल्ट होता है दोस्तों, उसके कारण वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए जब कॉज के लेवल पर आप जाते हो तो एग्जैक्ट कॉज एसडी के लिए अननोन होता है। जो एसडी का मेन कॉज होता है दोस्तों वो अननोन श्रेणी में आता है। और आपकी जो करंट रिसर्च बताती है दोस्तों वो ये बताती है कि कोई भी सिंगल कॉज ऑटिज्म सिंगल कॉज से डेवलप नहीं होता, यानी कुछ सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर होते हैं। यानी कई रिस्पेक्ट अगर आप देखोगे, कई केसेस में आप देखोगे तो कई रिस्क फैक्टर आपको कॉम्प्लेक्स रूप में नजर आएगा दोस्तों। इसीलिए हमने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन होती है दोस्तों, यानी कॉम्प्लेक्स सिम्टम यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों एक इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ वहां पर हमको ऑटिज्म देखने को मिलता है दोस्तों, जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है दोस्तों,
फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर टिपिकली वहां पर हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर जब देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो बीइंग बोर्न टू ओल्डर पेरेंट्स, अगर वो किसी ओल्डर पेरेंट्स से डेवलप होता है दोस्तों, पैदा होता है, तो वहां पर बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। लो बर्थ वेट, अगर कम वजन के साथ पैदा होता है दोस्तों, तो उसमें भी ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, अगर उसमें कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको वहां पर केस देखने को मिलेगा। एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन, जैसे ही पैदा हुआ वैसे उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है दोस्तों हैवी मेटल्स का और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का, यानी पॉल्यूटेड एरिया में अगर वो रहता है तो बहुत कॉमन रूप से ऑटिज्म डेवलप हो जाता है। अगर वहां पर उसकी माँ बाप को दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, तो भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं दोस्तों। एक फीटल एक्सपोजर टू मेडिकेशन जैसे वल्पोरिक एसिड, यानी वहां पर डेपिकिन या थैलिडोमाइड यानी थैलोमाइड जो ड्रग होता है दोस्तों, उसका टिपिकली अगर बार बार एक्सपोजर होता है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ऑटिज्म डेवलप होने का। इसीलिए जब टिपिकली इसकी जब स्टडी की गई दोस्तों, तो स्टडी के अकॉर्डिंग जेनेटिक और एनवायरमेंटल के दोनों के लिए दोस्तों एक वेदर एक पर्सन ऑटिज्म को डेवलप कर सकता है दोस्तों, यानी मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, ओल्ड हो या न्यू हो, कोई मैटर नहीं रखता, दोनों मैटर में दोस्तों वहां पर ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। या ये कहें डिसऑर्डर वैक्सीन के द्वारा कॉज नहीं होता, कई लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन के द्वारा वहां पर कॉज डेवलप होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यद्यपि यहां पर कंट्रोवर्शियल स्टडी ऑटिज्म और मीजल्स के बीच एक लिंक को जरूर प्रपोज करता है दोस्तों, यानी किसी को अगर पैदा होते के साथ मीजल्स हुआ है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली लिंक जनरेट कर सकते हो दोस्तों, एक वायरल इंफेक्शन है और उस लेवल पर दोस्तों वहां पर उसको डेफिनेटली आप मानिएगा कि वहां पर किसी न किसी प्रकार का दोस्तों वहां पर लिंक डेवलप हो जाएगा। साथ ही मम्स की बात कर लो, रूबेला एमएमआर वैक्सीन की बात कर लो दोस्तों, वो इन कंडीशन में जब अगर ऑलरेडी उसको ये वायरस रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लिंक कर लो कि उसी के कारण वहां पर ऑटिज्म डेवलप हुआ है दोस्तों। तो सिम्टम की जब बात करते हैं दोस्तों, जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो टिपिकली अर्ली चाइल्डहुड के दौरान ऑटिज्म सिम्टम्स टिपिकली क्लियरली एविडेंट हो जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली एविडेंट होंगे 12 से 24 महीने के एज के दौरान दोस्तों वहां पर क्लियर एविडेंट होता है। यद्यपि सिम्टम अर्लियर या लेटर स्टेज में भी डेवलप हो सकता है दोस्तों। तो अर्ली सिम्टम में सोशल डेवलपमेंट या लैंग्वेज में दोस्तों मार्क डिले देखा जाता है, यानी उसका डेवलपमेंटल डिले देखा जाता है दोस्तों। वहां पर DSM-5 ऑटिज्म के सिम्टम को दोस्तों टोटली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन के साथ प्रॉब्लम होना और दूसरा बिहेवियर या एक्टिविटीज का दोस्तों रिपीटेटिव पैटर्न या रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न वहां पर डेवलप होना, यानी वहां पर या तो इंटरेक्शन जो सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए टिपिकली सामने वाले के साथ वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, एक ये भी कारण है। दूसरा कारण होता है दोस्तों जो वहां पर बच्चा एक्टिवेट होता है, हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है उसको मूवमेंट होते हैं, हाथ पांव लेटा भी रहेगा तब भी अगर वो जगह हुआ है तो मूवमेंट करता रहता है। लेकिन जब इस प्रकार का ऑटिज्म का कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है तो टिपिकली वहां पर दोस्तों कैरेक्टर थोड़े डिफरेंट होता है, वो मैच ही नहीं कर पाता, वो कैरेक्टर बिल्कुल स्लो पड़ा रहेगा, कभी हिलाया तो हिलाया, हाथ पांव मूवमेंट ही नहीं करेगा। ये दोस्तों वहां पर रिपीटेटिव पैटर्न होता है, या तो बिल्कुल करेगा ही नहीं या एक ही जैसे पैटर्न को फॉलो करेगा, जबकि बच्चा कभी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो सीखने की कोशिश करता है, न्यूली पैटर्न को जनरेट करता है अपने हिसाब से। उसके माइंड के जो ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं 54 ब्रॉडबैंड एरिया जो टिपिकली कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, उनमें किसी में भी डिफेक्ट है तो वहां पर ऑटिज्म डेवलप हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों वो अगर स्वस्थ है तो उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी के टिपिकल फंक्शन हमको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन के साथ अवेलेबल होती है दोस्तों, तब वहां पर हमको जो देखने की जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमको देखने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहले कम्युनिकेशन के साथ इश्यूज होना, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों जो कम्युनिकेशन के साथ किसी भी इंटर स्कीन के साथ वहां पर जब जुड़ता है दोस्तों, तो कम्युनिकेशन के साथ जब इश्यूज होता है जिसमें वहां पर शेयरिंग इमोशंस, यानी एक दूसरे के साथ हम जैसे माँ बच्चे का हम व्यवहार देखते हैं दोस्तों, कितना इमोशन शेयर करते हैं,
तुरंत दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। तो शेयरिंग इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, वहां पर बहुत डिफिकल्टीज होती है, या बैक और फोर्थ कन्वर्सेशन को मेंटेन करने में दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। यानी माँ और बच्चा या पेरेंट्स, माँ बाप दोनों उसके मोशन को बहुत समझ ही नहीं पाते हैं, डिफिकल्टी उनको महसूस होती है। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ऑटिज्म का कैरेक्टर है दोस्तों। वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे कि आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में उसको ट्रबल होती है, वो एक ही एरिया में दोस्तों बहुत ज्यादा वहां पर डिफिकल्टीज महसूस करता है, और इसीलिए दोस्तों ये ट्रबल हमको देखने को मिलती है। बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग करने में भी इश्यूज जनरेट हो जाते हैं दोस्तों, और ये चीज हम लोगों को देखने को मिलती है बहुत टिपिकली दोस्तों। जिन लोगों ने वीडियो चालू कर रखा है प्लीज बंद कर लीजिए। पहली बात तो डेवलपमेंट, जो वीडियो हम लोग जनरेट करते हैं उसमें डिफिकल्टीज होती है, आप लोगों के कारण दूसरों को भी साउंड नहीं सुनाई देगा। प्लीज आप लोग बंद कर लीजिए आपके वीडियोस। रिलेशनशिप को मेंटेन और डेवलप करने में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हमको देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज होती है दोस्तों, और यही चीज हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में ऑलरेडी देखने को मिलती है दोस्तों। इसीलिए हमको ये छोटी छोटी चीजें वहां पर सीखने की होती है। जब रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर की, यानी उसकी एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीजें जब हमारे सामने आती है ना दोस्तों, तब टिपिकली हमको समझ में आता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है दोस्तों। यानी जब रिपीटेटिव मूवमेंट, मोशन को देख लो, स्पीच पैटर्न को देख लो, स्पेसिफिक वहां पर उसकी रूटीन्स को देख लो, उसके बिहेवियर को देख लो दोस्तों। जो हम लोग कठोर पालन कराते हैं बच्चों को, डेली टाइम पे नहलाना, टाइम पे मालिश करना, उसके कारण भी उसको बहुत डिफिकल्टीज होती है दोस्तों, जो हमें टेबल प्रैक्टिस में वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। इसके आसपास की जितने भी सराउंडिंग्स होती है, उसकी जो स्पेसिफिक सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, उसकी सेंसिटिविटी में भी डिक्रीज होता है, और डेफिनेटली दोस्तों ये केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कंडीशन में देखने को मिल रहा है। यानी आसपास क्या हो रहा है उससे कोई उसको मतलब ही नहीं रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है। और यही चीज दोस्तों जब सेंसेशन महसूस नहीं होता तब माँ बाप दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर वहां पर जब देखता है वो डायरेक्टली बता देता है इट इज अ केस ऑफ एएसडी और ऑटिज्म। इसीलिए दोस्तों जब फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, या उसका प्री ऑक्यूपेशन की बात करें, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट हो जाता है कि बस मुझे ये देखना है, ये देखना है, बस ये खेलना है, ये खेलना, बाकी दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई चीज पसंद नहीं आता। इसीलिए दोस्तों ये कैरेक्टर भी ऑटिज्म के लेवल पर आता है। अर्थात प्रत्येक कैटेगरी में दोस्तों किसी भी इंडिविजुअल को जब आप रिवील करते हैं दोस्तों, उसके सिम्टम सिविरिटी को इंडिकेट करते हैं, उसको नोट करते हैं दोस्तों, और एसडी डायग्नोसिस को जब रिसीव करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति फर्स्ट कैटेगरी में सभी प्रकार के 3 सिम्टम को डिस्प्ले करता है, और लगभग 2 सिम्टम सेकंड कैटेगरी में डिफर करता है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया। इसीलिए जब इन्वेस्टिगेशन आती है दोस्तों, तो इन्वेस्टिगेशन मस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यानी ऑटिज्म की कोई बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं होती है, इसलिए डायग्नोसिस स्पेसिफिक क्राइटेरिया में किया जाता है दोस्तों। जो डायग्नोसिस और स्टैटिकल मैनुअल जब 4 होती है दोस्तों, उस पर बेस्ड होता है। यानी आपको हमेशा अपने आप को अप कैटेगरी में रखना है, आपको हमेशा अपडेटेड करते रहना है दोस्तों। इसीलिए जब कंप्लीट फिजिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं दोस्तों, अभी हमारे डायग्नोसिस को हम इवैल्यूएट करते हैं। इसके अलावा भी कई स्पेसिफिक डायग्नोसिस इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, जैसे गिलियन ऑटिज्म रेटिंग स्केल होती है दोस्तों, या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। जितने भी स्टेज 3 चाइल्डहुड ऑटिज्म का स्केल होता है दोस्तों, वहां पर ऑटिज्म डायग्नोसिस का ऑब्जर्वेशन करते हैं दोस्तों, जो जेनरिक जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे चिल्ड्रन जो कि नॉन या सस्पेक्टेड ऑटिज्म से ग्रसित है, वहां पर दोस्तों जेनेटिक टेस्टिंग और मेटाबॉलिक टेस्टिंग भी बहुत जरूरी होती है। और इन्हीं छोटे छोटे टिप्स के अकॉर्डिंग दोस्तों टिपिकली हम वहां बहुत इजीली इस प्रोटोकॉल को जनरेट करते हैं। जब हम इस प्रोटोकॉल को जनरेट करते हैं, then we are using GTNT. It is the best protocol for any type of autism, but it is a neurological disorder, it is a heretical disorder, it is a genetic disorder. So इसीलिए दोस्तों जब इस प्रोटोकॉल पर हम लोग यूज करते हैं, यहां पर दोस्तों जेंटानिक D6 S5N1 ये ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। किसी भी लेवल पर ये प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त इंडिकेट करता है दोस्तों। और जब का प्रयोग हम इसमें D5 के लेवल पर दोस्तों, ये पूर्ण रूप से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रिकरेंट दूर करता है। और जब हम जीटी के लेवल पर दोस्तों स्पेशली S5N1 का प्रयोग साथ में करके हम जब वहां पर D6 में सेवन करते हैं दोस्तों, तो इससे जितने भी ब्रेन के लेवल के फंक्शन होता है, वेन 1 सबसे ज्यादा कहां संचित होती है दोस्तों, वेन 1 सबसे ज्यादा
जो सेल्स होती है, जो न्यूरोग्लिया के स्पेशली जो सेल्स होती है दोस्तों, जो इंपल्सेस को जनरेट करती है, इंपल्सेस को वहां पर एडॉप्ट करती है, मतलब मोटर रिस्पॉन्सेस जो करते हैं, वहां के लेवल दोस्तों डायरेक्टली प्रभावित है। और मैंने हमेशा आपको बताया है S5N1 इज ए मैजिक रेमेडी फॉर एनी टाइप ऑफ genetic disorder, any type of hereditary disorder, any type of न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। दोस्तों वहां पर ये ब्रिलियंटली वर्क देखा गया है दोस्तों S5 का। जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है दोस्तों, उनमें बहुत हद तक S5 का जो प्रोटोकॉल है वो देखा जाता है दोस्तों, और यही ब्रिलियंट रिजल्ट हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए जब हम फोरेट पर A2, F2, C5, W का फोरेट पर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, तब बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, और यही रिजल्ट हम लोगों को दोस्तों आगे वहां पर देखने को मिलता है। और यही चीज अगर इसका हम सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बेसिक फिजियोलॉजी में 45 पॉइंट्स के लेवल पर मैंने बताया था, आप 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर पॉइंट पे RE और Y को अल्टरनेट करके लगाकर देना शुरू करिए दोस्तों। दिन में 2 टाइम, बच्चों को दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम। पहले RE अप्लाई कर दीजिए, उसके 10 मिनट बाद उसको पूछकर Y अप्लाई कर दीजिए, सुबह भी शाम को भी। आप देखिएगा मिरेकल दोस्तों। ऑटिज्म के लेवल पर आपको सब्र रखने की जरूरत होती है। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों, चाहे फाइब्रोइड हो या ऑटिज्म का लेवल हो, आप लोगों को कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। ये कोई छोटे मोटे गुडियों गुडियों का खेल नहीं है जो फटाफट रिजल्ट मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम 6 मंथ टू 1 ईयर, कभी कभी तो 2 ईयर तक आपको वेट करना पड़ता है, जब जाके ऑटिज्म का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पर दोस्तों धीरे धीरे करके मेडिसिन को नेगेटिव करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर कई जनरेशन, कई लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं। तो उनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर ऑर्गन में हाई पोटेंसी को सहने की शक्ति नहीं है तो वहां हाई पोटेंसी दोगे तो केस सुधरेगा कि बिगड़ जाएगा? इसको नोट डाउन कीजिएगा माइंड में। इसीलिए यहाँ सबसे पहले हम लोगों को न्यूट्रिशन देने की जरूरत पड़ती है। हम वहां पर दोस्तों डायरेक्टली न्यूट्रिशन का प्रोटोकॉल देते हैं, यानी न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और जब न्यूट्रिशन वहां पर दे दिया जाता है दोस्तों, वहां पर ऑर्गन में लड़ने की शक्ति आपने पैदा कर दी। उसके बाद में आप जब धीरे धीरे करके 3rd डायल्यूशन, 5th डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन, आपको पता लगता है कि हमारे पेशेंट में बहुत ज्यादा सुधार आना शुरू हो गया, हमारे पेशेंट की हेल्दी स्टेट मेंटेन होने लगी। तो जब आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को यहां पर कवर अप कर गए, तो आपने न्यूट्रिशन के लेवल, हमको पता है D4, D5 क्या काम करता है दोस्तों, ये ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, डेवलपमेंट के लिए जितने सिक्रेशंस होते हैं सबको मोटिवेट करता है, यानी हमारे ऑर्गन बॉडी के लेवल को मोटिवेट करता है दोस्तों। इसीलिए वहां पर दोस्तों बहुत बेहतरीन कंडीशन वहां पर डेवलप होती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं दोस्तों। दूसरा चीज जो होता है, धीरे धीरे करके जब हम न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, तब वहां पर हमें बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट दोस्तों टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। जैसे जैसे नेगेटिव जाएंगे वैसे वैसे ब्रिलियंट रिजल्ट हमको वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके लेवल पर हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल को डिसाइड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा मेन टॉपिक था, जो 1 डिसीज पर डे हम लोगों को स्टडी करना है दोस्तों, तो वहां पर हम लोग इस प्रोटोकॉल को जनरेट करते हैं। नाउ वी आर स्टडी अबाउट न्यूरॉन। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था दोस्तों, आज हमको बात करना है स्पेशली न्यूरॉन की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग टॉपिक हमने देखा था, कैसे होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, हमने देखा था दोस्तों। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूरॉन की। न्यूरॉन दोस्तों आपने देखा था कि नर्वस सिस्टम में 2 चीज होती है, एक न्यूरॉन होता है, एक सपोर्टिंग सेल्स होती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज अगर हम वहां पर हमने दोस्तों नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल की बात आती है दोस्तों, तो वहां पर सपोर्टिंग सेल्स या ग्लाइल सेल्स कहलाती है दोस्तों। लेकिन जब यही सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आएगी दोस्तों, तो वो स्वान सेल के नाम से जानी जाएगी दोस्तों। टिपिकली स्वान सेल्स का नाम दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें छोटी छोटी सी बात याद रखना है, जब हम किसी न्यूरॉन के और किसी सेल का कंपेरिजन करते हैं तो दोनों इक्वल है, लेकिन सेल को वहां पर टूट जाएगी तो उसी के ऑर्गेनेल्स का उपयोग करके नई सेल का उपयोग कर दिया जाता है, नई सेल को हील करके बना दिया जाता है दोस्तों। लेकिन एक न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता दोस्तों, इसी सेंट्रोसोम के कारण वहां पर डिवीजन होता है, ठीक है, सेल में डिवीजन होता है।
न्यूरॉन में डिवीजन इसीलिए नहीं पाया जाता, और इसीलिए एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया देन न्यूरॉन कंप्लीटली डिसअपियर दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को यह विशेष तौर से जानना है दोस्तों कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए दोस्तों इसमें डिवीजन नहीं होता है दोस्तों। विशेष तौर से याद रखिएगा, जब डिजेनरेशन और रीजनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमको ये चीज समझ में आना चाहिए दोस्तों। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने न्यूरॉन में कितने पार्ट में डैमेज हुआ, वो डैमेज कितने से कितने दिन का है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। आप किसी को भी चैलेंज मत करिएगा किसी भी क्रिटिकल केस में, जब तक आपको नॉलेज नहीं हो कि मैं आपको पैरालिसिस ठीक कर दूंगा। दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको जब पता होगा दोस्तों तो वहां पर आप लोगों को दोस्तों डिपेंड करेगा, वहां पर आपको समझ में आएगा कि आप इस प्रोटोकॉल को कैसे जनरेट कर रहे हो दोस्तों। तो न्यूरॉन या नर्व सेल को हम दोस्तों नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। जैसे हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग मैटर, यानी हमारे लाइफ की मेन चीज होती है। उसी प्रकार से दोस्तों न्यूरॉन या नर्व सेल जो होती है दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम की दोस्तों स्पेशली स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है। इसीलिए दोस्तों न्यूरॉन बॉडी में पाए जाने वाली अन्य सेल के समान ही वर्क करता है दोस्तों, जिसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ साथ अन्य जितने भी सेल्स के लेवल पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं दोस्तों, टिपिकली वो ऑर्गेनेल्स भी वहां पाए जाते हैं। इसीलिए ये दोस्तों वहां पर लगातार जैसे सेल फंक्शन कर रही थी, वैसे वहां पर नर्व सेल या न्यूरॉन भी फंक्शन कर रहे होते हैं दोस्तों। ये भी ये अन्य सेल से थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती है दोस्तों, अलग होती है, जिसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। यानी हमको दो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी सेल्स जो काम करिए वही नर्व सेल भी काम करिए, लेकिन दो डिफरेंसेस हैं दोस्तों। ये दो डिफरेंसेस हमको याद रखना दोस्तों जब हम नर्वस सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े केस करते हैं दोस्तों। इंटरकेलियर ह्यूमेरोजो, एक्स्ट्रा केलियर ह्यूमेरोजो, हम लोग बड़े बड़े केस हैंडल करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं दोस्तों आप क्या होता है। अगर पता नहीं है तो दोस्त मैं जोड़ करूंगा उस पेशेंट के साथ मत करिए, आप पहले समझिए। आप अगर समझ गए ना तो आप उसको भी बचा जाओगे और उस खर्चा भी बचा जाओगे। न्यूरॉन में जो ब्रांचेस प्रोसेस होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम एक्सॉन डेंड्राइट्स भी कहते हैं, कोई प्रोसेसेस नहीं होती, लेकिन न्यूरॉन में जो ब्रांचेस होती है, जो प्रोसेस लेवल पर जब आप डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, तो वहां न्यूरॉन की ब्रांचेस या जो प्रोसेसेस होती है दोस्तों, जिस और डेंड्राइट्स भी कहते हैं, वो सेल में नहीं पाई जाती। ये स्पेशल बिकॉज फीचर होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फंक्शन हमको नर्वस सिस्टम में जनरेट होते हुए दिखेंगे दोस्तों। इसीलिए याद रखिए। दूसरा, न्यूरॉन के लेवल पर जब जाओगे दोस्तों, तो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसमें डिवीजन नहीं होता, जबकि सेल में डिवीजन होता है। ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं जो नर्वस सिस्टम को बेसिक फिजियोलॉजी से अलग करता है दोस्तों, डिफरेंशिएट करता है। इसीलिए दोस्तों जब हम न्यूरॉन को टिपिकली क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों, तो न्यूरॉन को 3 डिफरेंट मेथड्स के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले उसमें जो पोल्स मौजूद रहते हैं, उस पोल्स के आधार पर आप उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके फंक्शन के आधार पर डिवाइड कर दीजिए, या एक्सॉन की लेंथ के ऊपर आप डिवाइड कर दीजिए। यानी किसी भी न्यूरोनल सेल्स को दोस्तों 3 प्रकार से आप क्लासिफाइड करते हो। एक उसमें मौजूद पोल्स के लेवल पर, दूसरा उसके फंक्शन के आधार पर, और तीसरा उसके एक्सॉन के लेंथ के आधार पर दोस्तों। इसीलिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं दोस्तों, जो बोर्ड पे इंडिकेट है दोस्तों। हम पोल्स के नंबर के आधार पर, जिससे कि नर्व फाइबर वहां पर एराइज होते हैं। न्यूरॉन को दोस्तों टिपिकली हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं दोस्तों, 3 टाइप्स में। जब आप किसी न्यूरॉन के फंक्शंस को लेवल को देखोगे दोस्तों, तो न्यूरॉन इज अ 3 टाइप अकॉर्डिंग टू दोस्तों वहां पर ये पोल्स होते हैं दोस्तों। पोल्स, ये जो है पोल्स दिख रहे हैं, यानी सेल बॉडी जो पोल्स होते हैं, उन पोल्स के आधार पर। अब आप देखो, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन में ये जो सेल बॉडी है केवल एक साइड है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, जिस न्यूरॉन में
सेल बॉडी केवल एक साथ होती है, एक साइड पोल होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। ठीक है, लेकिन यही चीज आप देखो यहां पर दोनों साइड है। ठीक है, ये न्यूरॉन में दोनों साइड है पोलर बॉडी, तो ये कहलाता है बाइपोलर न्यूरॉन दोस्तों। ठीक है, अब यहां देखिए आप केवल एक पोर्शन में, लेकिन आप देखिए डेंड्राइट, जो डेंड्राइटिक स्पाइन से बहुत सारे हैं, यानी ये डायरेक्टली दोस्तों मल्टीपोलर लेवल होता है, और ये मल्टीपोलर लेवल का यहां पर डेवलपमेंट होता है दोस्तों। तो हम वहां पर जब क्लासिफाई कर रहे हैं दोस्तों, तो न्यूरॉन को 3 डिफरेंट लेवल पर हम लोग दोस्तों वहां पर हमने क्लासिफाइड किया है। यानी टिपिकली दोस्तों ये डायरेक्टली 3 लेवल पर क्लासिफाइड होता है दोस्तों, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। इसीलिए दोस्तों इसको हम टिपिकली स्टडी करते हैं। जब यूनिपोलर न्यूरॉन की बात आती है दोस्तों, तो यूनिपोलर न्यूरॉन वे होते हैं जिनमें केवल एक पोल होता है। इसी सिंगल पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों अराइज होते हैं। आप देखो ये पोल है, इसी से डेंड्राइट और इसी से एक्सॉन वहां पर मतलब अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के नर्व सेल ह्यूमन बीइंग में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित रहती है। ये जो यूनिपोलर सेल्स होती है दोस्तों, जब वहां पर दोस्तों क्लियर तो पिक्चर दिख रही है, आप बार बार आप लोग इंडिकेट करते हैं। मैंने 3 क्लासेस लिए इसी कैमरे के प्रोजेक्शन से, और क्लियर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर नर्व सेल्स है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्या चाहते हो। यूनिपोलर न्यूरॉन की बात आपको समझ में आई दोस्तों? तो केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है दोस्तों, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उपस्थित होता है, बाकी के स्टेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जब बाइपोलर न्यूरॉन की बात आती है, इसे न्यूरॉन जिनमें 2 पोल्स पाए जाते हैं उन्हें बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं दोस्तों। इनमें से एक पोल से एक्सॉन अराइज होता है दोस्तों, और एक पोल से डेंड्राइट अराइज होता है। आप देख रहे हो, एक पोल से एक्सॉन अराइज हो रहा है, एक पोल से डेंड्राइट अराइज हो रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार का स्पेसिफिक फंक्शन हमको वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर मल्टीपोलर न्यूरॉन की बहुत स्पेसिफिसिटी होती है, और यही हम लोगों को दोस्तों टिपिकली मेन लेवल पर लाता है। यानी ऐसे न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे पोल होते हैं, और इनमें से एक पोल एक्सॉन को अराइज करता है दोस्तों, जबकि सभी अन्य पोल डेंड्राइट को अराइज करते हैं। यहां पर ये जो पोल है दोस्तों, ये सेंट्रल जो एक्सॉन हिलॉक कहलाता है, यहां से दोस्तों केवल एक एक्सॉन वहां पर आ रहे हैं, बाकी के पोल से दोस्तों डेफिनेटली डेंड्राइट्स का वहां पर जनरेशन हो रहा है दोस्तों। ये 3 चीज हम लोगों ने देखा दोस्तों, जो पोल्स के आधार पर हमने क्लासिफाइड किया। लेकिन दोस्तों जब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल से समझ में आना चाहिए दोस्तों। यानी जब फंक्शन के बिहाफ पर आप बात कर रहे हो दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द फंक्शन। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, नर्व सेल को 2 प्रकार में क्लासिफाइड किया जाता है दोस्तों। यानी एक मोटर और इफ्रेंट न्यूरॉन, याद करिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मोटर या इफ्रेंट न्यूरॉन, और दूसरा होता है दोस्तों सेंसरी या अफ्रेंट न्यूरॉन। अर्थात कहीं पर भी आपको मान लो मैं पढ़ा रहा हूं या लिख रहा हूं, ठीक है, तो आपको आंखों से दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है मतलब आंखों से आपको जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्तों, ये सेंसेशन हो रहा है जो सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से, एफरेंट न्यूरॉन के माध्यम से दोस्तों आपकी बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से होते हुए थैलेमस में गया, और थैलेमस में जाने के बाद ब्रेन ने उसको इंटरप्रिटेशन किया कि वहां पर पाटीदार सर की क्लास चल रही है और वहां पर बोर्ड पे न्यूरॉन है और न्यूरॉन की हम स्टडी कर रहे हैं। ये पूरा सेंसेशन देखने को मिला दोस्तों, ये सेंसरी या अफरेंट नर्व के माध्यम से हुआ, ठीक है। ये सेंसेशन गया, सेंसेशन के बाद ब्रेन ने उसका इंटरप्रिटेशन किया और इंटरप्रिटेशन करके आपको बताया, तो बताया किसके माध्यम से, मोटर या इफ्रेंट न्यूरॉन के माध्यम से बताया, आपके आंखों के लेवल पर विजन बनाया, विजन की इमेज बनाई, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पर बनाई, और ये मोटर या इफ्रेंट न्यूरॉन के माध्यम से टिपिकली आपको दिख रहा है दोस्तों। ये दोनों सेंसेशन हमको देखने को मिला। अब हम लोगों को स्पेसिफिक ध्यान रखना है दोस्तों, वी आर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, हम किसी दूसरे साइंस की बात नहीं करेंगे, हम किसी की बड़ाई बुराई नहीं करेंगे दोस्तों, हम हमारी बात करते हैं। मेटी जी ने इतने गोल्डन हथियार हम लोगों को दिए हैं दोस्तों। जब आपको पता है मसल्स और नर्व के बीच में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, उसी कोऑर्डिनेशन के कारण आपका बॉडी मूवमेंट करता है दोस्तों। मूवमेंट कब करेगा, जब आपकी इच्छा होगी, जब आपको जाना है। अगर कोई के पास कोई बैठा हुआ है खेत में और उसके पास सांप आ रहा है, तो क्या वो भागेगा नहीं? शेर आ रहा है तो भागेगा नहीं, डर नहीं लगेगा दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आपका सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम कितना एक्टिवेट है। तो यहां पर आपको देखना है दोस्तों कि जब मोटर या इफ्रेंट नर्व की बात आती है, इफ्रेंट न्यूरॉन की बात आती है,
वो मोटर या इफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंपल्सेस को पेरिफेरल इफेक्टिक ऑर्गन तक ले जाती है, यानी जिस ऑर्गन से सेंसेशन पहुंचा ब्रेन में उसी ऑर्गन तक उस सेंसेशन का रिस्पांस ले जाने का काम मोटर या इफरेंट न्यूरॉन के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। यानी जैसे कि मसल्स हो गई, ये टिपिकल उदाहरण बता रहा हूं, मसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूं, एनी वन मेडिसिन which is directly work on these three structure, muscles, glands and blood vessels, please name fast. Anybody मैसेज करके बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट पद्मावती मैडम, आपने बहुत सही बताया, कांग्रेचुलेशन। सुरेन बिनानी सर, आपने भी सही बताया S5। दोस्तों इससे हमको समझ में आ रहा है कि हम कितना मोटिवेट हो रहे हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं। अब आपका मेन प्रोटोकॉल इंडिकेट करिए, देखिए दोस्तों, जब कभी भी कहीं पर कोई काम ऐसा करवाना है जहां पर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। आपने बात करी किसी बच्चे का डेवलपमेंट हुआ, अभी मैंने प्रोटोकॉल डाला था दोस्तों, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा और डेवलप होने के बाद हम देख रहे हैं कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमने क्या करा, Why we are using S5C4RE? Why? आप इस चीज को देखिए, आपने क्या करा दोस्तों, स्क्रोफलोसो ग्रुप को सबसे बेटर सपोर्ट करने वाली मेडिसिन है आरी, ठीक है। ये दोनों स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेन जान है। तो आपने क्या करा, मसल्स, ग्लैंड और ब्लड वेसल्स तीनों के लेवल पर काम किया दोस्तों। आपने क्या करा, डेवलपमेंटल पीरियड में आपने मसल्स और नर्व के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया, तो आपने क्या करा, आपने S5 को यूज किया। तो जब कभी भी आपको ऐसा वर्क देखना है, ऐसी पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का कोरिलेशन देखे जहां पर आपको नजर आए कि वहां पर मसल्स भी प्रभावित है, ग्लैंड्स भी प्रभावित है, ब्लड वेसल्स भी प्रभावित है, तो दोस्तों आपको यह चीज देखना है कि जब ग्लैंड्स प्रभावित होगी तो डेफिनेटली दोस्तों ब्लड वेसल्स प्रभावित होगी, और ब्लड वेसल प्रभावित होगी तो डेफिनेटली मसल्स प्रभावित होगी। तो यहां पर हमारा प्रोटोकॉल बना मेनली S5। हमको पता चल गया, हम बहुत इजीली कवर करते हैं। जनरली प्रत्येक मोटर न्यूरॉन का एक लॉन्ग एक्सॉन होता है और एक शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं दोस्तों। आपको पता है कि डेंड्राइट्स कहां रहते हैं, एक न्यूरॉन के लेवल पर 10,000 प्लस न्यूरॉन दोस्तों डेली वर्क करता है, यानी एक बार में एक न्यूरॉन पर 10,000 न्यूरॉन सिग्नल को पास करता है। आप सोचिए कितना टिपिकल वर्क, कितने जल्दी प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम, कंप्यूटर देखते हो ना दोस्तों, कंप्यूटर जैसा काम हमारा मस्तिष्क करता है, हमारे ये नर्वस सिस्टम करता है दोस्तों। इसीलिए ये प्रोटोकॉल इस लेवल पर हमको समझना है, कोई माई का लाल हमको रोक नहीं सकता। लेकिन इसकी एक और बेस होता है जो हमने बेसिक मेडिसिन में हमने पढ़ा था दोस्तों, 114 प्लांट। जब हम S5 में पाए जाने वाले सारे प्लांट की स्टडी कर लेते हैं तो मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट बताया, क्लिनिकल स्पेसिफिक पैथोलॉजी। मैंने आपको बताया कि ये किस किस लेवल पर हमने प्रूव किया है, केवल आप उसको कलेक्ट कर लो, एक पेज पे S5 लिखो, उसके प्लांट के लेवल पर आप पूरे प्लांट्स की स्टडी करके, वहां पर मैंने जो आपको स्पेसिफिक बताया कि ये प्लांट इसके लिए स्पेसिफिक है, उसको सब नोट डाउन कर दो और उसके बाद मुझसे पूछो, अपने दिल से पूछो, आपको किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है क्या, किसी पेटेंट प्रोडक्ट की जरूरत है क्या। आप खुद पहले जीरो से हीरो बनने के लिए चल जिए दोस्तों। आप डायरेक्ट अगर किसी का पैटर्न यूज करते हैं तो आप कभी भी वो लेवल मेंटेन नहीं करते दोस्तों जो आप जिसके अधिकारी हो। आप सबसे पहले बेस सीखो, और जैसे बेस सीखे ना, मैं खुद दावे से कहता हूं, मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूं, लेकिन आज मैं 70 to 80% इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में प्रैक्टिस करता हूं दोस्तों। व्हाई? ऐसा नहीं कि मुझे होम्योपैथ में वाली नहीं है, मेरी क्लिनिक आप विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 20 to 25 लाख की मेडिसिन एट ए टाइम मेरे पास होम्योपैथ की पड़ी रहती है, और यही इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की पड़ी रहती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट से मतलब है, मेरा एक भी पेशेंट खाली नहीं जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैंने कम से कम 12 कंपनियों के मेडिसिन यूज किया है दोस्तों। अभी तक पूरे इंडिया की 12 कंपनीज को मैं चांसेस दिया हूं दोस्तों, उनमें से मुझे 3 या 4 सेटिस्फाई कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। इसीलिए मैं क्लियरली कहता हूं, जब आप लोग पूछते हो, आप किसी की बुराई या बड़ाई मत करिए, आप हर कंपनी का जहां तक आपका कर सकते हो यूज, आप करके देखिए दोस्तों। तो ये मोटर इफरेंट न्यूरॉन की मैंने बात करी दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मेडिसिन का प्रोटोकॉल समझ में होगा कैसे जनरेट करना है, और उम्मीद है आप लोगों को S5 का प्रोटोकॉल बहुत ब्रिलियंटली याद रहेगा। अगर आपको मसल्स के लेवल पे काम करना है, S5 के साथ A1 जोड़ दीजिए। ये कहां जा रही है दोस्तों? अभी मैंने बात करी मसल्स, ग्लैंड और ब्लड वेसल्स।
आपने S5 के साथ A1 जोड़ दी, ये कहां चली गई? ये ब्लड वेसल्स के लेवल पर चली गई दोस्तों, यानी मसल्स के तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम कर दिया आपने। हो गया, सीधे मसल्स पे जाके काम कर रहा। आपने F1W जोड़ दिया, आपने कहां काम कर दिया? नर्व के लेवल पर काम कर दिया। आपने मोटर रिस्पॉन्सेस को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। अब आप पेन अगर किसी को हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन वहां हो जाएगा, S5 A1 F1W के माध्यम से आपने वहां बढ़ा दिया। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में वहां पर दोस्तों नर्व सिस्टम जो एक्टिवेट हो गया था वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और जब बैलेंस हो गया तो अगर आपको बढ़ाना है D4 में दो, घटाना है D6 में दो, ये आपके पास प्रोटोकॉल मौजूद है। ये मैटी जी को हेड्सअप करने का मन करता है दोस्तों, इतना ब्रिलियंट चीज हमको देखेगा। इसी प्रकार अगर सेंसरी लेवल पर आप चलेंगे दोस्तों, यानी मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, यानी सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो कि सेंसरी इंपल्सेस को पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है दोस्तों। और जनरली प्रत्येक सेंसरी न्यूरॉन का एक शॉर्ट एक्सॉन होता है दोस्तों और एक लॉन्ग डेंड्राइट्स होता है। यहां पर शॉर्ट एक्सॉन उल्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, शॉर्ट एक्सॉन होता है लेकिन एक लॉन्ग डेंड्राइट यहां पर होता है जो टिपिकली उस सेंसरी नर्व के पूरे रिस्पॉन्सेस को दोस्तों टिपिकली वहां पर पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए मैंने कहा एक एक्सॉन पे, एक नर्व के दौरान दोस्तों, एक नर्व के लेवल पर कई न्यूरॉन्स एक साथ 10,000 प्लस न्यूरॉन वहां से एक न्यूरॉन के साथ लगातार दोस्तों सिग्नल को पास करता रहता है बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को यह समझना है, क्योंकि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये पर्टिकुलर उस न्यूरॉन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और जब टिपिकली उस सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा वहां पर एरिया बढ़ा, उतना ज्यादा सेंसेशन वहां पर क्रिएट होता है। और यही हम लोगों को सीखने का है। अब मैं अगर आपको कहूं कि सेंसरी एरिया से आपको किसी भी एरिया का काम घटाना है या बढ़ाना है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? विच मेडिसिन डायरेक्टली इंडिकेट इन नर्वस सिस्टम? अगर हम बात करें दोस्तों तो सिंपल, राजा बाबू सर ने फट से दे दिया है, S3। ये कहते हैं डिवोशन, ये कहते हैं। और यही चीज हमारे को जो मैंने EH स्पेशल 1000 ग्रुप बताया ना दोस्तों, मैंने आज एक ऑडियो डाला, सुनिएगा आप, आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए हम हमारे 1000 डॉक्टरों के हमारे को खोज है दोस्तों। जिस दिन मेरे 1000 डेवलप हो जाएंगे उस दिन मेरा ऑनलाइन क्लास बंद कर दूंगा दोस्तों। तो ये चीज विशेष तौर से याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर S3 का मेन रोल नजर आता है। और हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉडी में अगर किसी सेंसेशन के लेवल पर काम करना है दोस्तों, देन यू गॉट S3। अब S3 में अगर आपने A1 मिला दिया, तो मान लो किसी को सेक्सुअल वीकनेस है, अगर आपने S3 में A1 मिला दिया, आपने F1 मिला दिया, ठीक है, और आपने W मिला दिया, तो ये क्या काम करेगा दोस्तों? यूज करके देखिएगा आप। अगर आपने W की जगह RE मिला दिया तो यूज करके देखिएगा आप, दोनों का बेसिक डिफरेंस नजर आएगा। अगर एक सेक्सुअल वीकनेस का पेशेंट आता है दोस्तों, देन यू यूज 2 मेडिसिन, वन L2C11, इट इज अ एनर्जी बूस्टर, इट इज अ इम्यूनिटी बूस्टर, देन यू यूज अनदर मेडिसिन S3 A1 F1 W, ये एक प्रोटोकॉल, देन अदर S3 A1 F1 RE, ये अनदर। अब 2 पेशेंट अलग अलग लीजिए, L2C11 दोनों को दीजिए, एक को S3 A1 F1 L1 W और एक को S3 A1 F1 L1 RE। अब ये दोनों चीज दोस्तों D4 में, दोनों L2C11 में, और ये 2 मेडिसिन D4 में, अलग अलग 2 पेशेंट को देके और आप फीडबैक देखिएगा। एक में सेक्सुअल पावर जनरेट होगा, एक में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आएगा। आपको यह देखना है कि आपने क्या करा, आपने सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट किया या मोटर सिस्टम को एक्टिवेट किया। ये दोनों चीजें आपको मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों, और यही चीज आपको सीखना है, इसीलिए मैं नर्वस सिस्टम के लेवल को लेकर आया हूं दोस्तों। नाउ वी आर क्लासिफाइड अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करते हैं दोस्तों, तो एक्सॉन की लेंथ के ऊपर जब डिपेंड करेगा दोस्तों, ओनली 2 टाइप्स। फर्स्ट गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन एंड सेकेंड गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक न्यूरॉन होता है, और ये जो काम करता है आप सोच नहीं सकते दोस्तों, इतने माइन्यूट होते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जो गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन होता है दोस्तों, ये लॉन्ग एक्सॉन होते हैं दोस्तों, और इन न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में होती है, यानी CNS के लेवल पर डिफरेंट पार्ट्स में हमको देखने को मिलती है। और इसका जो एक्सॉन जो रिमोट होता है दोस्तों, ऑर्गन तक, यानी जो होते हैं दोस्तों, वहां तक
डिफरेंट जगह से, पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जगह से दोस्तों वहां पर पेरिफेरी के लेवल तक दोस्तों वहां पर एक्सॉन का रिमोट हमको देखने को मिलता है। ये एक्सॉन का रिमोट उस पेरिफेरल ऑर्गन तक हमको टिपिकली देखने को मिलता है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर अगर हम लोगों को बहुत सारे फंक्शंस कराने होते हैं दोस्तों, यानी ये जब टिपिकली काम करेगा ना तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन हमको जनरल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। यानी दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम है और पेरिफेरी में हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटीज हमको नजर आ रही है, लेकिन हम मिसगाइड करते हैं। हमको ये नहीं दिखता है कि अंदर से बाहर आ रहा, यानी वहां पर गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन आपको वो पूरा बताता है कि अंदर जहां पर मेरा सेंट्रल पॉइंट है वहां प्रॉब्लम है, लेकिन पेरिफेरी पर आपको इंडिकेट होता है दोस्तों। गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, इस प्रकार के न्यूरॉन में दोस्तों शॉर्ट एक्सॉन होते हैं और ये न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होता है दोस्तों। यानी आपको ये नजर आया कि गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन पेरिफेरल बॉडी से जुड़ा होता है और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन दोस्तों स्पेसिफिकली न्यूरॉन बहुत शॉर्ट होते हैं दोस्तों एक्सॉन। ये न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड, ये टिपिकली दो जगह पर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों वहां पर गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन और गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन दोस्तों स्पेसिफिकली वहां पर पूरी बॉडी के लेवल पर पेरिफेरल इन पर पाया जाता है। अगर आप लोगों ने इतना भी याद कर लिया तो आपको मैं बताता हूं, जब मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 1 बाय 1 डिजीज बताऊंगा, ऑटोनोमिक डिसीज सोरियासिस की बताऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं मेरे ग्रुप के कितने लोग, आप ही में से जो थर्ड सेम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कई लोगों ने सोरियासिस के लेवल को मेंटेन किया है दोस्तों। कई लोगों का मैं नाम पर्सनली ले सकता हूं जिन्होंने ब्रिलियंटली सोरियासिस के लेवल पर रिजल्ट लिया। हम डॉक्टर चमन सर की बात करूंगा मैं हैदराबाद से दोस्तों, उन्होंने बेसिकली दोस्तों कैंसर के लेवल पर इस चीज को प्रूव किया जो मैं बता रहा हूं। और हमारे ग्रुप में सेंटर पॉइंट है डॉक्टर वर्मा सर गुड़गांव, डॉक्टर चमन सर, डॉक्टर शैलिन चौहान अहमदाबाद, ये इस सारे लोग सेंटर पॉइंट है जिनके थ्रू हमने दोस्तों सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलोअप किया है। ये जो स्पेशल ग्रुप 1000 इसीलिए बना है, वहां पर आपको इस महीने एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उस प्रोटोकॉल को आपको प्रूव करना है। एवरीबॉडी वांट्स टू प्रूव, सभी पूरे मित्रों को चाहिए कि उसको यूज करें, उसको खुद बनाए, अपने घर पे बनाए और देखिए कि प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है, उसका बेस कैसे बनाया जाता है, उसका रेशियो कैसे सेट किया जाता है और उसको कैसे काम कराना है, ये सारी चीज आपको बताई जाएगी दोस्तों। इसीलिए ये हमने क्लासिफिकेशन की बात करी। नाउ वी आर गाइड अबाउट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें दोस्तों तो न्यूरॉन टोटली 3 पार्ट का मिलकर बना होता है और जब 3 पार्ट का बना होता है ना तो हम लोगों को टिपिकली तीनों के फंक्शन डिफरेंशिएट होते हैं दोस्तों। सिंपल नजर आ रहा है, ये सिंपल मल्टीपोलर न्यूरॉन है दोस्तों, आपको दिख रहा है। सबसे पहले हमने देखा नर्व सेल बॉडी, ऊपर दिख रहा है नर्व सेल बॉडी, नीचे आए एक्सॉन, ठीक है। और वहां पर दोस्तों उन नर्व सेल बॉडीज में हमने देखा डिफरेंट टाइप के डेंड्राइटिक पार्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों पोर्शन हमको समझ में आए दोस्तों, करेक्ट दोस्तों। जब डेंड्राइट्स और एक्सॉन न्यूरॉन के वो प्रोसेसेस होते हैं दोस्तों जो उसके एरियाज को बढ़ाते हैं दोस्तों, यानी डेंड्राइट्स शॉर्ट प्रोसेसेस होती है और एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस होती है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन सामान्यतः दोस्तों वहां पर हम डेंड्राइट और एक्सॉन को सामान्यतः नर्व फाइबर या न्यूराइटिस के रूप में भी जानते हैं। मैंने जितने भी पेन मैनेजमेंट में जुड़े थे उनको बताया था कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को आपस में मिलाकर दोस्तों न्यूराइटिस का नाम दिया जाता है, अर्थात नर्व फाइबर का नाम दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए जब नर्व सेल बॉडी की बात करते हैं दोस्तों तो टिपिकली जब नर्व सेल बॉडी को देखते हो आप दोस्तों, जो सेंट्रल में न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर आउटब्रेक करते हैं दोस्तों। और जितना भी पास की प्रोसेसेस दिख रही है दोस्तों ये डेंड्राइट्स होती है और डेंड्राइट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डेंड्राइट शॉर्ट होती है लेकिन सेल बॉडी के नियर होती है, एक्सॉन लंबा होता है जो कि सेल बॉडी से दूर की तरफ जाता है दोस्तों। यदि डेंड्राइटिक किसी भी लेवल से एक नर्व से यानी एक नर्व के डेंड्राइट पे 10,000 प्लस नर्व का लेवल यहां पर दोस्तों देखने को मिलता है और वो इसलिए देखने को मिलता है दोस्तों कि एक नर्व से कई न्यूरॉन्स के वहां पर दोस्तों एक्सॉन्स यहां पर टच होते हैं और अपने सिग्नल्स को इस सेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए जो डेंड्राइट्स होती है दोस्तों मल्टीपल होती है और मल्टीपल होने के कारण वहां पर सेल बॉडी के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यानी एक साथ
सेल बॉडी के लेवल पर 10,000 प्लस न्यूरॉन का मैसेज एक साथ जनरेट किया जाता है, एक साथ उसकी स्टडी की जाती है दोस्तों। इसीलिए जब हम एक एक को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझना है। जब नर्व सेल बॉडी को हम देखते हैं दोस्तों तो इसको एक नाम दिया जाता है सोमा, SOMA, इसको सोमा कहा जाता है दोस्तों। पेरिकेरियन, पेरिकेरियन या सोमा का नाम दिया जाता है। ये इरेगुलर शेप की होती है दोस्तों, किसी भी न्यूरॉन के सेल में एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए अन्य अनादर सेल्स के अनुसार यह साइटोप्लाज्म के मास के द्वारा बना होता है दोस्तों, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। वहां पर सेल में था तो साइटोप्लाज्म, यहां नर्व में तो न्यूरोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों, जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा टिपिकली कवर्ड रहता है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा कवर्ड है, दिख ही रहा है सर हमको। साइटोप्लाज्म के अंदर आप जब देखोगे तो सेंटर में दोस्तों लार्ज न्यूक्लियस होगा। अगर न्यूक्लियस है तो सेल रीजनरेट होने में फास्ट काम करेगा। अगर न्यूक्लियस बाहर आ गया नर्व सेल के, नर्व सेल डैमेज हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये विशेष तौर से समझ के आप काम करिएगा दोस्तों। साइटोप्लाज्म में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, नीसल्स बॉडीज पाई जाती है दोस्तों, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्गी एपरेटस पाया जाता है दोस्तों। इन नीसल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स केवल नर्व सेल में ही पाए जाते हैं दोस्तों, किसी भी दूसरी सेल में बॉडी में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, गोल्गी एपरेटस पाया जाएगा, लेकिन निसल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स पूरी बॉडी में किसी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। और जब नर्व सेल में पाए जाते हैं देयर में भी स्पेसिफिक फंक्शन, इनका यहां पर एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, इसीलिए इसको स्पेशली यहां पर शामिल किया जाता है दोस्तों। यही चीज हमें टिपिकल टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी दोस्तों, और यही चीज आपको समझना है दोस्तों। यानी न्यूक्लियस की बात करें, प्रत्येक न्यूरॉन में एक न्यूक्लियस होता है दोस्तों, जो कि नर्व सेल बॉडी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में सिचुएटेड होता है, जो हम लोग हर स्ट्रक्चर में देखते हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने जनरेट किया, जो हमने बताया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों न्यूक्लियस में एक या ज्यादा दो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं दोस्तों। न्यूक्लियस तो एक होगा, लेकिन न्यूक्लियाई की बात करें दोस्तों तो टिपिकली एक या एक से दो न्यूक्लियोलाई भी वहां पर हो सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जब न्यूक्लियोल्स में सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता दोस्तों, इसीलिए अन्य सेल के समान नर्व सेल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करती दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब आप इस लेवल पर काम करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जितना भी लेवल सेल्स का होगा हमारी बॉडी के लेवल पर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी किसी को अगर कोई नर्व कट गई, टूट गई, फट गई, ब्रेक हो गई या वहां पर एक्सीडेंटल डैमेज हो गया दोस्तों, हमें यह समझना है। जब डिजनरेशन रीजनरेशन बताऊंगा तो मैं पूरा क्लियर बताऊंगा, लेकिन हमको क्लियर समझना है, यानी नर्व में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा दोस्तों, नर्व की सेल कैसे रिजनरेट करेगी। इसीलिए दोस्तों यहां पर नर्व के ऊपर एक शीट पाई जाती है जिसको बोलते हैं माइलिनेटेड शीट। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड दो प्रकार के नर्व फाइबर पाए जाते हैं दोस्तों, और वहां पर डिजनरेशन रीजनरेशन में हमें यही देखना है कि कितने दिन में हम नर्व के लेवल पर रिजनरेट करते हैं दोस्तों। ये विशेष तौर से याद रखिएगा। निसल बॉडीज की बात करते हैं दोस्तों। जो टिपिकल निसल बॉडीज होती है दोस्तों, या जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये एक स्मॉल बेसोफेलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों, जो कि न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्योंकि इसका नाम निसल्स नामक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है दोस्तों, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसीलिए दोस्तों ये बॉडीज जब देखते हैं हम लोग दोस्तों, सोमा और केवल डेंड्राइट्स में ही पाई जाती है, एक्सॉन में नहीं होती दोस्तों। एक्सॉन हिलो और एक्सॉन में बिल्कुल नहीं पाई जाती है दोस्तों। इसीलिए निसल बॉडीज को हम दोस्तों पिग्नॉइड सब्सटेंसेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यानी माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं दोस्तों तो डेंड्राइट से एक्सॉन को निसल ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति के कारण अलग से डिस्टिंग्विश किया जाता है। यानी जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है दोस्तों, तो वहां पर इसी निसल ग्रेन्यूल्स के माध्यम से दोस्तों जो डेंड्राइट का जितना पोर्शन होता है, जो सेल बॉडी का पोर्शन होता है, उसको एक्सॉन के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आधार पर दोस्तों बनाया गया डायग्राम है, जो आपको इंडिकेट करता है कि इतना पोर्शन वहां पर आपका डेंड्राइट है जिसमें निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, सेल बॉडी से उसमें निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन एक्सॉन के लेवल पर देखो बिल्कुल फ्री, साफ, कुछ भी वहां पर देखने को आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए ये तमाम चीजें हमको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब निसल बॉडीज एक मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स होते हैं दोस्तों, तो निसल बॉडीज का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होगा, इसीलिए टिपिकली वो यहाँ पाया जा रहा है दोस्तों। तो जो निसल बॉडीज होती है दोस्तों, एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम?
आपको बेसिक फिजियोलॉजी में बता चुका हूं दोस्तों। एनर्जी का प्रोडक्शन जब होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो राइबोसोम यहां जब पाया जाएगा दोस्तों, इसीलिए बॉडीज न्यूरॉन में प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। यानी न्यूरॉन में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो दोस्तों आप लोग बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन क्यों करते हो? आप हेल्दी स्टेट मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का सेवन क्यों करते हो? अगर आप प्रोटीन का सेवन वहां करते हो, तो न्यूरॉन भी अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब इसीलिए आप प्रोटीन एक्सोन में लगातार होता रहता है दोस्तों। यानी आप जो टिपिकली इस बेस को समझेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि स्पेशली निसल ग्रेन्यूल सेल बॉडी में पाया जा रहा है, डेंड्रोइड्स में पाया जा रहा है, और वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होकर दोस्तों टिपिकली वो नीचे की तरफ प्रोटीन सिंथेसिस करके उसको धीरे धीरे एक्सॉन में भेजता जा रहा है। ठीक है, एक्सॉन में जब जाता जाएगा तो एक्सॉन में प्रोटीन सिंथेसिस होकर एक्सॉन को मोटिवेट करेगा दोस्तों। यानी एक्सॉन में जब डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड होता रहेगा दोस्तों, तो नर्व की कंडीशन के साथ साथ निसल बॉडीज की संख्या अलग अलग होती है। जिस प्रकार के नर्व को जैसा काम दिया जाता है बॉडी में दोस्तों, यानी मेजर ऑर्गन के लेवल पर नर्व रहेगी, निसल ग्रेन्यूल्स उतने होंगे, उतना ही उसका काम वहां पर नर्व के लेवल पर, उसकी कंडीशन के लेवल पर होगा दोस्तों। जहां पर उसका स्पेसिफिक काम नहीं होगा, दूर के लेवल पर, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, ये विशेष तौर से याद रखिएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक शब्द जो सब जानते हैं और जो आयुर्वेदिक शास्त्र है वो तो विशेष तौर से जानते हैं, और जो नेचुरोपैथिक होते हैं वो भी विशेष तौर से जानते हैं कि हार्ट से जो ऑर्गन जितनी दूर होता है उसको ठीक होने में उतना समय लगता है। उसी प्रकार से ब्रेन से जो ऑर्गन जितनी दूर होता है उसको भी ठीक होने में उतना समय लगता है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए दोस्तों नर्व की कंडीशन के साथ निसल बॉडीज की संख्या भी अलग अलग होती है दोस्तों। यानी न्यूरॉन की इंजरी हुई, यानी किसी कारणवश कोई डैमेज से इंजरी के कारण, एक्सीडेंटल केस के कारण किसी न्यूरॉन की इंजरी हुई, या आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव काम कर दिया और फटीग हो गया, थकान हो गई, तो दोस्तों उसके दौरान ये बॉडीज क्रोमेटोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा टूटकर डिसअपियर भी हो जाती है दोस्तों। याद रखिएगा इस चीज को। यानी आपने बहुत ज्यादा थकान दे दिया दोस्तों, बहुत ज्यादा वर्क ले लिया, तो ये निसल ग्रेन्यूल्स या निसल बॉडीज वहां पर क्रोमेटोलाइसिस, यानी क्रोमेटिन जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट के लेवल पर इसको देखा जाता है, तो ये उसकी प्रोसेस के द्वारा टूटकर दोस्तों डिसअपियर हो जाता है। और ये भी बहुत सारे लोगों में दोस्तों डिसीज को जनरेट करता है, जो हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। यही ग्रेन्यूल्स फटीग से रिकवरी के बाद या नर्व फाइबर के रीजनरेशन के बाद दोस्तों वापिस से रिपेयर होने लगते हैं, और जब रिपेयर हो जाएंगे आपका पूरा नर्व सेल का फंक्शन प्राइमरी जैसा हो जाएगा। यानी पहले जो फंक्शन आप करते थे देन वही फंक्शन दोस्तों टिपिकली आप अभी भी करने लग जाओगे। तो यही चीज हमको समझना है, हम नर्व को कौन से केसेस में रीजनरेट कर सकते हैं और एक डिजनरेटेड नर्व कितने दिन में रीजनरेट होगा दोस्तों, ये हम सीएनएस के अगले चैप्टर्स में जब रीजनरेशन और डिजनरेशन की बात करेंगे वहां पर टिपिकली समझेंगे दोस्तों। जब हम न्यूरोफाइब्रिल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूरोफाइब्रिल्स में मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो न्यूरोफाइब्रिल्स दोस्तों एक थ्रेड, धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये टिपिकली सोमा में और नर्व प्रोसेस में दोस्तों नेटवर्क के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे जालियां रहती है ना मच्छरदानी में, इस तरह से दोस्तों स्पेशली ये नर्व प्रोसेस में नेटवर्क के रूप में उपस्थित रहता है। न्यूरॉन में न्यूरोफाइब्रिल्स का पाया जाना भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दोस्तों, एक विशेष स्पेसिफिक फीचर होता है। न्यूरोफाइब्रिल्स में माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों, और यही माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जब देखोगे ना दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन से जुड़े होते हैं। और इसीलिए दोस्तों यहां पर जब न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पर होंगे, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। इसीलिए जब इस नर्व सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोस्तों सोमा और एक्सॉन में टिपिकली उपस्थित रहता है या पाए जाते हैं, और अन्य सेल के समान ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ द नर्व सेल्स कहा जाता है। और यहां पर जितनी भी एटीपी प्रोड्यूस होती है, जितनी भी एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होता है दोस्तों, वो बेसिकली इसी लेवल पर प्रोड्यूस होता है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, विच मेडिसिन
डायरेक्टली इंडिकेट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया पर काम करती है? इस चीज को याद रखिएगा और बताइएगा मुझे दोस्तों। यानी यहां पर हमने अगर देखा दोस्तों तो बॉडी में अगर हम सेल्स में अगर हम आर और वाई को एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं ना तो ये बॉडी में एनर्जी को जनरेट करता है, लेकिन इंटरनली क्या देंगे तो बॉडी में एनर्जी को जनरेट करेगा दोस्तों, ये आपको स्पेसिफिकली जानना है दोस्तों। तो यहां पर जब माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल आप देख रहे हो दोस्तों, वो माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल के लेवल पर, इवन अगर सेल और न्यूरॉन के लेवल पर है दोस्तों, तो ये पावर हाउस ऑफ सेल्स कहलाता है। तो जहां पर एटीपी की कमी होती है दोस्तों, एनर्जी का प्रोडक्शन जब जरूरी होता है दोस्तों, तो वहां पर ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम भी करता है दोस्तों। इसीलिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्गी एपरेटस की बात करें दोस्तों, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस अकॉर्डिंगली बहुत काम इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों इनके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्व सेल बॉडी के गोल्गी एपरेटस में दोस्तों अन्य सेल के समान नहीं दोस्तों, यहां पर पूरी प्रोसेस है और ये प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स में प्रोसेसिंग और पैकिंग के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। यानी जहां पर भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उनको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में प्रोसेस करना, उनको पैक करना और पैक करके टिपिकली उनको बाहर निकाल के दोस्तों एक्सॉन के लेवल पर, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल के लेवल पर टिपिकली उनको वहां पर भेजना, कलेक्ट करना और जब जरूरत होती है जब उस एनर्जी के लेवल को उपयोग करके वहां पर एनर्जी को जनरेट करना, ये टिपिकली काम दोस्तों वहां पर गोल्गी एपरेटस का हमको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये न्यूरॉन का हमने लेवल देखा दोस्तों, सेल बॉडी का लेवल देखा, तो फिर डेंड्राइट का लेवल क्या होगा दोस्तों? डेंड्राइट न्यूरॉन की ब्रांच प्रोसेस होती है दोस्तों। टिपिकली डेंड्राइट्स पे आप लोगों ने एक मतलब आपने जब सेल बॉडी को स्टडी किया वहां देखा आपने बहुत सारी डेंड्राइट्स मिली, तो डेंड्राइट न्यूरॉन की ब्रांच प्रोसेस होती है दोस्तों और ये तेजी से ब्रांच होती रहती है, लगातार यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ती रहती है दोस्तों। यानी डेंड्राइट जहां प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। यदि प्रेजेंट है दोस्तों तो ये एक या संख्या में एक से अधिक भी हो सकती है। और जब डेंड्राइट में निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं दोस्तों जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो जब डेंड्राइट्स इंपल्सेस को नर्व सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करता है दोस्तों, यानी सामान्यतः डेंड्राइट एक्सॉन से बहुत शॉर्ट होते हैं दोस्तों, बहुत छोटे होते हैं और डेंड्राइट्स में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरोनल प्रोट्रूजन्स पाए जाते हैं सरफेस पर दोस्तों, जिसे हम डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। और ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स दोस्तों सिनेप्सिस में कॉन्टेक्ट की साइट बनाते हैं, यानी ये डेंड्राइट्स दूसरे नर्व से आए हुए दोस्तों एक्सॉन से सिनेप्सिस के रूप में कनेक्ट होते हैं और दूसरे एक्सॉन से आए हुए जितने भी एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्सेस होते हैं दोस्तों अडॉप्ट करके वहां पर सेल बॉडी पर उसको जनरेट करते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों डेंड्राइट्स के जो स्पाइन का शेप होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि स्पाइन के शेप के चेंजेस होने के कारण मेमोरी का बेस बनने से होता है दोस्तों। यानी वहां पर जब मेमोरीज यानी किसी भी प्रकार का इंपल्स आया और उसके मेमोराइजेशन वहां पर होता है दोस्तों, इसी के कारण वहां पर जब मेमोरी का बेस हो जाता है तो अगली बार अगर उसी प्रकार का रिस्पॉन्स आता है तो उसको तुरंत अडॉप्ट करके तुरंत वहां पर ब्रेन के माध्यम से रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए मेमोरी का सेंटर बनने के कारण दोस्तों टिपिकली ये कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन ये सेल बॉडी के समीप होती है, छुट्टी होती है, लेकिन सेल बॉडी के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड यानी 10,000 प्लस न्यूरॉन दोस्तों टिपिकली यहां पर लेवल पर आता है दोस्तों, और वहां पर आने के कारण डायरेक्टली दोस्तों इसी लेवल के लेवल पर वहां पर जब जाएगा तो सेल बॉडी के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए सेल बॉडी के लेवल पर डेंड्राइट्स का काम होता है दोस्तों, और इसीलिए वहां पर इंपॉर्टेंटली काम होता है दोस्तों सेल बॉडी के लेवल पर डेंड्राइट्स का। यानी डेंड्राइट जितनी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है, इंपल्स जितनी जनरेट हो रही है दोस्तों, उसको वहां पर सर्कुलेट करने का मेन फ्रेमवर्क डेंड्राइट्स के लेवल पर तैयार होता है दोस्तों। इसीलिए ये पूरी प्रोसेस हमको यहां पर देखने को मिली। और दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं दोस्तों एक्सॉन। जब एक्सॉन की बात होती है दोस्तों तो एक्सॉन नर्व सेल की लंबी प्रोसेस होती है जो सेल बॉडी से दूर की तरफ जाती है दोस्तों, लंबी यानी सेल बॉडी से जितना भी वहां पर एडॉप्टेशन होता है नर्व इंपल्स का दोस्तों, वो यही एक्सॉन उसको ले जाने का काम करता है। यानी एफरेंट लाने का काम भी और इफरेंट और इफरेंट दोनों फंक्शन दोस्तों इसी एक्सॉन के माध्यम से होता है। यानी प्रत्येक न्यूरॉन में एक एक्सॉन पाया जाता है दोस्तों। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी के एक्सॉन हिलोस से अराइज होता है और इसमें नीजल ग्रेन्यूल्स बिल्कुल नहीं पाया जाता। एक्सॉन नर्व सेल बॉडी से लंबी डिस्टेंस तक रहता है दोस्तों, दूर तक रहता है, अर्थात जो लॉन्गेस्ट एक्सॉन होता है दोस्तों
हमारी बॉडी में जो एक लॉन्ग एग्जाम होता है दोस्तों, वो आप सोच के आश्चर्य करोगे, 1 मीटर लंबा तक एग्जाम देखा गया है दोस्तों। हमारी बॉडी में 1 मीटर लॉन्ग एग्जाम पाया। तो दोस्तों थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लग रहा है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि एग्जाम का लेवल में समझा दो, सेल बॉडी से दूर की तरफ मैसेजेस को ले जाता है दोस्तों। इसीलिए जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व की बात आती है कि ये नर्व कैसे ऑर्गेनाइज करती है हमारी बॉडी में दोस्तों, तो प्रत्येक नर्व पर जो होती है दोस्तों, वो नर्व ग्रुप या बहुत द्वारा दोस्तों अपना वर्क करती है। यानी नर्व फाइबर के प्रत्येक बंडल को हम दोस्तों फेसिकुलस कहते हैं। और जितने नेचुरोपैथिक या जितने एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं दोस्तों, इसको टिपिकली बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि फेसिकुलस के लेवल पर कैसे हम प्रेशर इफेक्ट दें, या पर्टिकुलर उस एरिया में नर्व के लेवल पर हम कैसे जो उनकी निडल होती है उसको कैसे पंच करें दोस्तों, जिसके माध्यम से डायरेक्टली वहां पर हम लोगों को ये रोल देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग आज यहीं रखते हैं, अगर किसी को क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो। हाँ मित्रों, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? हेलो हेलो, किसी को क्वेश्चनिंग है तो पूछ लीजिए मित्रों। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, आप हमारी आवाज नहीं हुआ था सर। हाँ सर, अभी आ रहा है सर L2C11 कौन सा डायमेंशन में बनाना है सर एनर्जी बूस्टर के लिए? सर एनर्जी बूस्टर D4 में L2C11 D4 में। सर जी मॉर्निंग हेडेक है तो इससे कैसा कोरिलेट करेंगे सर? सर मॉर्निंग हेडेक है तो ये नर्वस सिस्टम से कैसा कोरिलेट करेंगे? सर मॉर्निंग हेडेक बहुत सारे कारण से, आप कारण पे जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा सर। और किसी भी प्रकार के हेडेक के लिए तो प्रोटोकॉल डायरेक्ट नर्वाइन इंपैक्ट वाली मेडिसिन कीजिए। आवाज इको हो रही है। कुछ पूछना है, केवल वो चालू रखिए, बाकी आप देखिए। हेलो सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है किसी की भी। हेलो, बाकी लोग म्यूट हो जाइए, सर का सिर्फ ऑन रहने दीजिए, जो क्वेश्चन पूछता है उसी का ऑन रहेगा। हेलो जी जी, हेलो। हाँ सर पूछिए। हेलो सर आप पूछिए क्वेश्चन। हेलो हेलो मत करिए आप। सर एनर्जी बूस्टर पुनः बता दीजिए। L2C11 इज एनर्जी बूस्टर एनी टाइप, और एक्सटर्नल अप्लाई करना तो REY 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर। L2C11 और सर क्या है? REY का अल्टरनेट अप्लाई करो सर, 5 नंबर, 6 नंबर, नहीं वो सर जान L2C11 के बाद क्या बताएं सर?
सर एक दो ही चीज तो बताई मैंने D4 में। अच्छा ठीक ठीक ओके ओके। थैंक यू मनीष सर, ये आर्टिस्ट में जो डिटेल्स आप बताए ना बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सर, आप बहुत दिन से Thank मुझे you, कह sir. रहे थे ना। हाँ सर, पेशेंट को देखने के पहले हम जी। जानना चाह रहे थे क्या होता है। वही बात है, जी Thank you, पेशेंट को sir. देखा Good नहीं night, है। sir. टू पंचर स्टिक के बहुत लिए सर ब्रिलियंट सभी ठीक है सर। आप बताते हैं अच्छा सर। सर। मनीष सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी मनीष सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर ये ऑटिज्म के बारे में जी एक बोलिए सर। इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर है, इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर है, उनका लड़का है, अभी उनकी एज जो है 15 इयर्स की हो गई है वो बच्चे की। जी सर तो वो ऑटिज्म के अलावा उसमें जो है बहुत हाइपर बहुत है, वो कोई भी सामान उठा के फेंक देता है, शोकेस खोलेगा सामान निकाल के फेंक देगा बाहर, फ्रिज खोल देगा, उल्टा पुल्टा करेगा। तो मैंने बताया ना सर, हाइपर मैंने आपको एक्टिविटी। बताया ना बिहेवियरल, ये चीज तो बताई मैंने सर। जी सर, हाँ आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो क्या इसमें कुछ और मेडिसिन ऐड करनी होगा, वही ऐड करना होगा क्या सर? सर आप एक एक मेडिसिन का प्रोटोकॉल देखिए, उसको समझिए, फिर मुझसे कल डिस्कस करिएगा। आप कभी नहीं बोलोगे A2 F2 C5W जब वो एक्टिवेट होता है तो उसका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना, बहुत ज्यादा कंजेशन होता है ब्रेन के लेवल पर। आपने F2W को अप्लाई कर दिया। जी जी। तो सर यहाँ पर कूलिंग मेडिसिन डी का यूज नहीं होगा? हेलो हेलो। जी सर। हेलो हेलो। इस चीज को देखना आपने वहाँ वर्निंग थोड़ा कोई यार नहीं होगा। आवाज आ रही सर? नहीं सर, आवाज क्रैक हो रही है। सर नेटवर्क की वजह से आवाज चलिए बहुत हम क्लियर ये नहीं आ पा रही है। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है सर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट मिस्टर। गुड नाइट सर। 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 हेलो 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 I think there is a network issue, friends. We should leave.